18 सितंबर 2012 की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का आसमान हल्की शरद ऋतु की खासियत वाला एक धुंधला सा स्लेटी रंग लिए हुए था। देवीपुर ब्लॉक का रामगढ़ गांव हमेशा एक शांत और धीमी गति वाली जीवन शैली में डूबा रहता था, जहां सबसे जानी पहचानी आवाज मुर्गे की सुबह की बांग और खेतों में जाने की तैयारी कर रहे किसानों की फुसफुसाहट होती थी। लेकिन उस सुबह की खामोशी एक फोन की घंटी की लगातार और तेज आवाज से टूट गई, जिसने सीतापुर जिले के पुलिस स्टेशन के ड्यूटी रूम में शांति भंग कर दी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने एक सामान्य सुरक्षा और व्यवस्था के रिपोर्ट के लिए फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, बल्कि एक आदमी की घबराहट में हांफती हुई टूटी फूटी सांसें थीं। हेलो, प्लीज बचाइए। उस आदमी की आवाज डर से फट गई। कोई मर गया है। मर गया है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आवाज सख्त हो गई और उसने फोन करने वाले को शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाइए, अपना पता साफ साफ बताइए। ये कहाँ हुआ? पीड़ित कौन है? रामगढ़ गांव में, देवीपुर ब्लॉक में, मेरे घर पर। राम प्रसाद के घर पर वो आदमी लगभग चीख पड़ा, मेरी बहू ललिता है, वो मर गई है, प्लीज जल्दी आइए। एक हत्या? और पीड़ित बहू है जो अपने ससुर के घर पर ही मरी है। मामले की गंभीरता का तुरंत पता चल गया। ड्यूटी ऑफिसर ने और जानकारी लेने के लिए फोन चालू रखते हुए तुरंत एक आपातकालीन अलार्म बजा दिया। 15 मिनट से भी कम समय में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, टीम के कप्तान के सीधे नेतृत्व में आपराधिक पुलिस टीम की एक विशेष कार्यबल रवाना हो गई। विशेष वाहन के सायरन की आवाज ने रामगढ़ गांव की बची खुची खामोशी को भी तोड़ दिया, जो एक त्रासदी के उजागर होने का संकेत दे रहा था। जब पुलिस की गाड़ी राम प्रसाद शर्मा के घर की ओर जाने वाली छोटी कच्ची गली में मुड़ी, तो एक उदास दृश्य सामने आया। ये एक मंजिला पक्का मकान था जो पुराने ग्रामीण शैली में काफी मजबूती से बनाया गया था, जिसकी छत पर लाल खपरेन थे और चारों ओर एक छोटा सा बगीचा था। गाड़ी की आवाज से जागे कुछ जिज्ञासु पड़ोसी दूर इकट्ठा होने लगे थे, फुसफुसाते हुए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। घर के बरामदे के ठीक सामने एक खंभे से पीठ टिकाए लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था। वो 52 वर्षीय राम प्रसाद शर्मा ही था। उसने एक फीके सफेद रंग की बनियान और एक सूती निकर पहन रखी थी और वो नंगे पैर था। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे खून की एक बूंद भी न हो। ठंडे पसीने से उसका माथा और बनियान भीग गई थी। उसकी आंखें बेजान थीं, शून्य में घूर रही थीं। पुलिस बल को देखते ही उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें खड़े रहने की ताकत नहीं बची है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और गंदे चबूतरे पर बैठ गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक लंबे कद, दृढ़ चेहरे वाले और एक बेहद सूक्ष्म और सतर्क अन्वेषक के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति, तेजी से राम प्रसाद की ओर बढ़े। आप राम प्रसाद शर्मा हैं जिसने रिपोर्ट की है। राम प्रसाद ने अपना सिर उठाया। कई बार कोशिश करने के बाद वो बोल पाया, जी हां साहब, मैं ही हूं। वो अंदर कमरे में है। उसका हाथ कांपते हुए उठा, घर के बाईं ओर के कमरे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर, इंस्पेक्टर सिंह ने आदेश दिया। फॉरेंसिक और तकनीकी टीम पहले अंदर जाएगी। पूरे घटना स्थल को सील कर दो। किसी भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अंदर न जाने दिया जाए। इंस्पेक्टर सिंह ने फॉरेंसिक और तकनीकी अधिकारियों के साथ सावधानी से दस्ताने पहने, दरवाजा खोला और अंदर चले गए। घर में 3 कमरे थे। अंदर का सामान सादा लेकिन काफी करीने से सजाया गया था। मुख्य घटनास्थल, जैसा कि राम प्रसाद ने बताया था, पीड़ित का बेडरूम या उसके पति पत्नी का बेडरूम नहीं था। वो राम प्रसाद का अपना बेडरूम था। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था। जब उसे धकेला गया तो एक अजीब और भयावह दृश्य सभी की आंखों के सामने आया। साधारण लकड़ी के बिस्तर पर, जो कमरे के मालिक के लिए होना चाहिए था, एक युवती मृत पाई गई। बाद में पीड़ित की सही पहचान राम प्रसाद की 24 वर्षीय बहू ललिता देवी के रूप में हुई। ललिता पीठ के बल लेटी हुई थी। उसके दोनों हाथ बिस्तर के किनारों पर बेबसी से लटक रहे थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। उसका नग्न शरीर सुबह की धुंधली रोशनी में दुखद रूप से प्रदर्शित हो रहा था। ललिता के चेहरे पर अभी भी दर्द और आतंक का भाव था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली थीं, छत को घूर रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि उसने मदद के लिए आखिरी चीख मारने की कोशिश की हो। लेकिन आवाज हमेशा के लिए उसके गले में ही दब गई थी। इंस्पेक्टर सिंह ने एक गहरी सांस ली। इतने असामान्य घटनास्थल के सामने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। उन्होंने तकनीकी टीम को अपना काम शुरू करने का इशारा किया। कैमरे के क्लिक की आवाज गूंजने लगी, कमरे की हर छोटी से छोटी डिटेल को रिकॉर्ड करते हुए। कमरा बड़ा नहीं था, लगभग 12 वर्ग मीटर का, जिसमें किसी संघर्ष या हाथापाई के कोई संकेत नहीं थे। खिड़की अभी भी बंद थी और अंदर से कुंडी लगी हुई थी। कमरे में सब कुछ, पुरानी अलमारी से लेकर छोटी लकड़ी की मेज तक, करीने से रखा हुआ था। सिवाय बिस्तर के, चटाई और पतला कंबल बुरी तरह से सिकुड़े और अस्त व्यस्त थे, जिससे पता चलता था कि पीड़ित की मृत्यु से कुछ समय पहले उस पर कोई जोरदार गतिविधि हुई थी। इंस्पेक्टर सिंह की पैनी नजर बिस्तर के सिराहने रखी छोटी मेज पर रुक गई। उस पर एक पुराने किस्म के नाइट लैंप और एक एशट्रे के बगल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सबूत था। एक ऐसा सबूत जो कल रात इस कमरे में जो कुछ हुआ था उसकी प्रकृति को उजागर कर रहा था। वो एक इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम था, जिसे गोल करके लापरवाही से सीधे मेज पर फेंक दिया गया था। कॉन्डोम की उपस्थिति, पीड़ित की नग्न अवस्था और बिस्तर की अस्त व्यस्त हालत ने एक यौन संबंध की स्पष्ट तस्वीर पेश की। लेकिन किसके साथ? ससुर के बेडरूम में। इस बीच फॉरेंसिक डॉक्टर, एक अनुभवी और बड़े उम्र के व्यक्ति, ने शव की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने पीड़ित के पूरे शरीर की सावधानी पूर्वक जांच की। लेटने की स्थिति और नग्न अवस्था के अलावा डॉक्टर ने जल्दी ही कई अन्य असामान्य निशान खोज लिए। इंस्पेक्टर साहब, यहां देखिए। उन्होंने इंस्पेक्टर सिंह को बुलाया, ललिता की गर्दन और छाती की ओर इशारा करते हुए। बहुत सारे छोटे छोटे नीले निशान हैं। वे यहां और जांघों के अंदरूनी हिस्से में केंद्रित हैं। ये एक हिंसक यौन संबंध का संकेत है। हिक्की के निशान और रगड़ के कारण हुए नीले निशान निश्चित रूप से मृत्यु से कुछ समय पहले संबंध बनाए गए थे। लेकिन यह सबसे अजीब बात नहीं थी। जिस विवरण ने फॉरेंसिक डॉक्टर को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो था पीड़ित की त्वचा पर अजीब लाल चक्कतों की एक श्रृंखला की उपस्थिति। ये चक्कते घने रूप से उभरे हुए थे, मुख्य रूप से गर्दन, छाती और पेट के निचले हिस्से तक फैले हुए थे, खासकर संवेदनशील क्षेत्र के आसपास। वे एलर्जी के कारण होने वाले खुजली वाले दानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी घनत्व और रंग असामान्य थे, जो शरीर की एक अत्यंत तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया का संकेत दे रहे थे। क्या मौत का कारण बनने वाला कोई बाहरी बल का संकेत है? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। उनकी आंखें अभी भी उन अजीब चकत्तों पर थीं। फॉरेंसिक डॉक्टर ने गर्दन, सिर और बाहरी श्वसन अंगों की गहन जांच के बाद सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। गला घोंटने, दबाने या सांस रोकने के कोई संकेत नहीं है। कोई छुरा घोंपने का निशान नहीं। किसी कठोर वस्तु से चोट का कोई निशान नहीं। वे नीले निशान केवल बाहरी हैं। वे घातक नहीं हो सकते। मौत का कारण शायद अंदर से आया है। ये जहर या किसी अचानक हुई चिकित्सा प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है। हमें निष्कर्ष निकालने के लिए शरीर को विस्तृत शव परीक्षण के लिए केंद्र ले जाना होगा। ललिता के शरीर को सावधानी से लपेटा गया और एम्बुलेंस में ले जाया गया। कमरे में मिले सभी सबूत, कॉन्डोम से लेकर बिस्तर की चादर और तकिए पर मिले अजनबी बालों तक, तकनीकी टीम द्वारा सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए, सील किए गए और फॉरेंसिक जांच के लिए लेबल किए गए। जब घटनास्थल का काम पूरा हो गया तो इंस्पेक्टर सिंह बाहर बरामदे में आए। अब सुबह हो चुकी थी। रामप्रसाद अभी भी सीढ़ियों के कोने में सिकुड़ा बैठा था, लेकिन उसकी शुरुआती घबराहट की जगह अब अत्यधिक शर्मिंदगी ने ले ली थी। वो किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके दोनों हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे और वो बेचैनी से उन्हें मसल रहा था। इंस्पेक्टर सिंह उसके बगल में बैठ गए।
उनकी आवाज गहरी और सख्त थी। रामप्रसाद, अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ। ललिता तुम्हारे बेडरूम में और इस हालत में क्यों मरी? एक भारी खामोशी छा गई। रामप्रसाद ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप गया और अंत में जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो। उसने अपना चेहरा घुटनों के पास झुका लिया और एक धीमी आवाज में कुछ कहा जो आसपास के लोगों को स्तब्ध करने के लिए काफी था। साहब, मैं दोषी हूं, मैं कबूल करता हूं। वो हिचकिचाया और फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। कल रात मैं और ललिता, हम एक साथ सोए थे। ये स्वीकारोक्ति हालांकि घटनास्थल पर मिले सबूतों से कुछ हद तक अनुमानित थी, फिर भी इंस्पेक्टर सिंह और जांचकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया। एक अज्ञात कारण से हुई मौत का मामला अब आधिकारिक तौर पर ससुर और बहू के बीच अनाचार के एक भयानक सच को उजागर कर चुका था। रामप्रसाद ने शर्म और डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसके अपनी ही बहू के साथ अवैध यौन संबंध थे। उसने बताया कि ललिता का पति सुरेश शर्मा, जो उसका इकलौता बेटा था, वर्तमान में दिल्ली में विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और महीने में केवल 1 या 2 बार घर आता था। उसकी पत्नी यानी सुरेश की मां का दुर्भाग्य से 1 साल पहले निधन हो गया था। तब से इस बड़े घर में केवल वे दोनों ही रहते थे। रामप्रसाद और उसकी युवा बहू, सूखी लकड़ी के पास आग ज्यादा दिन नहीं टिकती। जब उससे पिछली रात की घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि दोनों के शारीरिक संबंध बनाने के बाद वे थक गए और सो गए। लगभग 5 बजे सुबह जब वो अपनी आदत के अनुसार जागा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ललिता उसके बगल में बेजान पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा और कठोर हो चुका था। बहुत डरकर उसने उसे जगाने की कोशिश की, प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। रामप्रसाद के बयान ने उसे एकमात्र गवाह से मामले का नंबर 1 संदिग्ध बना दिया। अब सारा शक उसी पर था। हो सकता है कि संबंध बनाने के दौरान या बाद में कोई विवाद या झगड़ा हुआ हो और उसने गुस्से में या अपने पाप को छिपाने के लिए अपनी बहू की हत्या कर दी और फिर इसे एक आकस्मिक मौत का रूप देने की कोशिश की। लेकिन कैसे? घटनास्थल पर हिंसा का कोई संकेत नहीं था और प्रारंभिक शव परीक्षण में भी किसी बाहरी बल का पता नहीं चला था। ललिता की मौत का कारण अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ था, एक महत्वपूर्ण गांठ जिसे जांच टीम को सुलझाना था। इंस्पेक्टर सिंह जानते थे कि शव परीक्षण कक्ष से वैज्ञानिक जवाब ही इस जटिल मामले की कुंजी होगी। रामप्रसाद शर्मा द्वारा उस दुखद घर की सीढ़ियों पर किया गया चौंकाने वाला कबूलनामा, जो पहले से ही तनावपूर्ण था, अब और भी दमघोंटू हो गया था। अनाचार के रिश्ते का कबूलनामा हालांकि पीड़ित की नग्न अवस्था और कॉन्डम की उपस्थिति की व्याख्या करता था, लेकिन मौत के कारण की व्याख्या नहीं कर सका। इसके विपरीत इसने हत्या का एक स्पष्ट मकसद भी प्रदान किया, अपने पाप को छिपाना, सुराग मिटाना। एक अज्ञात कारण से हुई मौत का मामला अब आधिकारिक तौर पर हत्या के संदेह में बदल गया था, जिसमें नंबर 1 संदिग्ध और एकमात्र गवाह घर का मालिक रामप्रसाद शर्मा ही था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक अनुभवी कमांडर के दृढ़ संकल्प के साथ तुरंत आदेश दिया। ललिता देवी के शव को घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सावधानी पूर्वक विशेष वाहन में उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिया गया। सभी सबूत, विशेष रूप से इस्तेमाल किया हुआ कंडोम, बिस्तर के कपड़े और ऐश ट्रे में सिगरेट के टुकड़े विशेष प्लास्टिक बैग में सील कर दिए गए और विस्तृत जांच के लिए आपराधिक तकनीकी विभाग में भेज दिए गए। रामप्रसाद शर्मा को मुख्य संदिग्ध के रूप में तुरंत सीतापुर जिला पुलिस मुख्यालय ले जाया गया ताकि आधिकारिक बयान लिया जा सके। जब युवा बहू की मौत के रहस्य को लेकर पीड़ित के शव को ले जाने वाली गाड़ी चली तो एक और गाड़ी रामप्रसाद को ले गई, जिससे रामगढ़ गांव सदमे और अफवाहों में डूब गया, जो तेल के दाग की तरह फैलने लगी थीं। ये शांतिपूर्ण भूमि अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पुलिस मुख्यालय में रामप्रसाद को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। उसकी शुरुआती घबराहट अब खत्म हो गई थी। उसकी जगह एक स्मृत, चुप और शर्मिंदा चेहरे ने ले ली थी। वो लकड़ी की कुर्सी पर सिकुड़ा हुआ बैठा था
उसका सिर झुका हुआ था और एक किसान के खुरदुरे हाथ लगातार एक दूसरे को मसल रहे थे। उसके सामने इंस्पेक्टर सिंह और एक अन्वेषक ने पहली पूछताछ शुरू की। राम प्रसाद शर्मा, इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। उनकी आवाज गहरी और स्पष्ट थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। आपने अपनी बहू ललिता देवी के साथ अवैध संबंध होने की बात स्वीकार की है। अब मुझे कल रात हुई पूरी घटना के बारे में बताइए। शुरू से लेकर जब तक आपने ललिता को मृत पाया, एक भी विवरण मत छोड़ना। रामप्रसाद थोड़ा कांप गया। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये पापपूर्ण रिश्ता कब शुरू हुआ उसे ठीक से याद नहीं है, शायद कुछ महीने पहले। पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेलेपन और युवा बहू के करीब रहने और पति के दूर पड़ने के कारण वे दोनों खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। कल रात हमेशा की तरह रात का खाना खाने के बाद वे चुपके से उसके बेडरूम में मिले। संबंध बनाने के बाद वे दोनों थक गए और सो गए। मैं कसम खाता हूं, उसने अपना सिर उठाया, जांचकर्ताओं को देखने की कोशिश करते हुए। जब हम सोए तो वो बिल्कुल ठीक थी, बस थोड़ी थकान की शिकायत कर रही थी। सुबह 5 बजे के करीब मैं उठा और उसे उसके कमरे में वापस जाने के लिए कहा, कहीं सुबह न हो जाए तो मैंने देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। मैंने उसे नहीं मारा। मुझ पर अनाचार का पाप है, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूं। साहब, ये एक दुर्घटना थी। वो निश्चित रूप से अचानक मर गई, शायद ठंड लगने से। वो अपनी बेगुनाही पर जोर देता रहा। एक चिकित्सा संबंधी आकस्मिक मौत की परिकल्पना से चिपका रहा। उसका बयान सुसंगत लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह अपने अनुभव से उसमें झूठ को पहचान सकते थे। जिस तरह से उसने रिश्ते की शुरुआत के समय के बारे में जवाब दिया, वो बहुत अस्पष्ट था। इतना बड़ा रिश्ता कोई कैसे भूल सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीड़ित के शरीर पर अजीब लाल चकत्ते, ठंड लगने के लक्षण नहीं थे। रामप्रसाद स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर सिंह ने संदिग्ध पर दबाव डालने में जल्दबाजी नहीं की। वो जानते थे कि ऐसे मामलों में इंसान के बयान झूठे हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं। असली जवाब कहीं और था। उन्होंने पूछताछ को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया, रामप्रसाद को आराम करने की अनुमति दी, लेकिन वास्तव में उसे अपने डर और अपराध बोध से जूझने के लिए छोड़ दिया। और उन्हें फॉरेंसिक लैब और तकनीकी विभाग से आधिकारिक निष्कर्षों की आवश्यकता थी। उसी समय उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में ललिता देवी के शव का पोस्टमार्टम बहुत ही तत्परता और सावधानी से किया जा रहा था। मुख्य फॉरेंसिक डॉक्टर, जिन्होंने घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच की थी, अब अपने शुरुआती आकलन के बारे में और भी निश्चित थे। मौत का कारण बाहरी नहीं था। जब उन्होंने पहला चीरा लगाया और आंतरिक अंगों की जांच की, तो मौत का रहस्य उजागर होने लगा। पीड़ित का पूरा श्वसन तंत्र गंभीर सूजन की स्थिति में था। उसका स्वर यंत्र, श्वास नली और दोनों फेफड़े सूजे हुए थे और तरल पदार्थ से भरे हुए थे। ये संकेत था कि पीड़ित की मृत्यु तीव्र श्वसन विफलता के कारण हुई थी, दम घुटने से, लेकिन बाहरी प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर ने ही उसकी सांस रोक दी थी। त्वचा पर अजीब लाल चकत्ते और श्वसन तंत्र की सूजन ने सीधे एक कारण की ओर इशारा किया, एक अत्यंत गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया। निश्चित पुष्टि के लिए पीड़ित के रक्त और ऊतक के नमूनों को तुरंत विश्व विज्ञान और जैव रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। परिणाम कुछ ही घंटों में वापस आ गए। ये एक अंतिम और अकाट्य उत्तर लेकर आया। हिस्टामाइन, एक रासायनिक मध्यस्थ जिसे शरीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं में बड़े पैमाने पर छोड़ता है, का स्तर ललिता के रक्त में खतरनाक रूप से उच्च था, जो सामान्य घातक सीमा से बहुत दूर था। ये एनाफिलेक्टिक शॉक का एक क्लासिक मामला था। मुख्य फॉरेंसिक डॉक्टर ने जांच टीम को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला। पीड़ित की मृत्यु एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण हुए एनाफिलेक्टिक शॉक से हुई। इस प्रतिक्रिया ने ब्रोंकोस्पाज्म, स्वर यंत्र की सूजन, तीव्र श्वसन विफलता और साथ ही हृदय की विफलता का कारण बना। अब मुख्य मुद्दा एलर्जी पैदा करने वाले एजेंट को खोजना था। मृत्यु से ठीक पहले पीड़ित के शरीर में क्या प्रवेश किया था?
फॉरेंसिक केंद्र से खबर इंस्पेक्टर सिंह को लगभग उसी समय मिली जब आपराधिक तकनीकी विभाग से एक और रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट घटनास्थल से बरामद सबसे महत्वपूर्ण सबूत कंडोम का विश्लेषण करती थी। कंडोम की जांच 2 दिशाओं में की गई। पहला, अंदर बचे वीर्य के नमूने का विश्लेषण। डीएनए मिलान के परिणाम ने पुष्टि की कि ये 100% राम प्रसाद शर्मा के नमूने से मेल खाता है। इस विवरण ने उसके कबूलनामे को मजबूत किया। ये पुष्टि करते हुए कि वो वही व्यक्ति था जिसने उस रात पीड़ित के साथ संबंध बनाए थे। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण विवरण, जिसे मामले की कुंजी माना जाता था, दूसरे विश्लेषण में निहित था सबूत की सामग्री। रासायनिक विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि कॉन्डोम प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बना था। जब दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की मेज पर एक साथ रखी गईं, तो एक पूरी और भयावह तस्वीर सामने आई। मामले के कोहरे को चीरती हुई एक ठंडी रोशनी की किरण गुजरी। एनाफिलिक्टिक शॉक, वो खुद से बुदबुदाया, और लेटेक्स से बना कॉन्डोम एक अत्यंत शक्तिशाली एलर्जन। तस्वीर स्पष्ट हो गई थी। ललिता देवी की मृत्यु हत्या से नहीं हुई थी, नहीं ठंड लगने या अचानक मौत से। वो एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण मरी थी, और उस घातक एलर्जी का कारण वो लेटेक्स था जो उस कंडोम में था, जिसे ससुर और बहू ने अपने अनाचारपूर्ण संबंध के दौरान इस्तेमाल किया था। एक जटिल हत्या के संदेह का मामला अब एक दुखद दुर्घटना के रूप में बंद होता दिख रहा था। एक अनचाही मौत जो एक पापपूर्ण और विडंबनापूर्ण परिस्थिति में हुई। रामप्रसाद को शायद अनाचार के आरोप का सामना करना पड़ेगा, जो नैतिकता और कानून दोनों ने एक गंभीर अपराध है। लेकिन हत्या का आरोप लगभग खारिज हो गया था। शायद उस पर केवल लापरवाही से मौत का कारण बनने का आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि वो अपनी साथी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में नहीं जानता था। सब कुछ बहुत स्पष्ट लग रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर सिंह जैसे अनुभवी अन्वेषक के लिए एक कहानी जो बहुत सरलता से और बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, अक्सर एक अधिक जटिल सच्चाई को छिपाती है। वो उठा, कमरे में टहलने लगा। उसका दिमाग लगातार विश्लेषण कर रहा था। लेटेक्स से एलर्जी, ये कोई सामान्य एलर्जी नहीं है, ये बहुत गंभीर हो सकती है। अगर ललिता को इतनी गंभीर एलर्जी थी कि उसकी मौत हो सकती थी, तो क्या ये पहली बार था जब वो इसके संपर्क में आई थी, या ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी? और अगर वो जानती थी, तो क्या राम प्रसाद, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, ये नहीं जानता होगा? एक बड़ा सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल कार्यालय के माहौल में लटका हुआ था। क्या राम प्रसाद शर्मा जानता था कि उसकी बहू को लेटेक्स से एलर्जी है? अगर जवाब नहीं है, तो ये वास्तव में एक दुखद दुर्घटना थी। लेकिन अगर जवाब हां है, इंस्पेक्टर सिंह इस विचार से कांप गए। अगर वो जानता था और फिर भी जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया, तो ये अब कोई दुर्घटना नहीं थी। ये लापरवाही से मौत का कारण बनना नहीं था, बल्कि ये एक पूरी तरह से सोची समझी हत्या थी। एक साजिश जिसमें पीड़ित की अपनी शारीरिक स्थिति को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और यौन क्रिया को उस हथियार को शरीर में डालने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी परिष्कृत और क्रूर हत्या होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम प्रसाद, एक घृणित अनाचारी अपराधी, एक दया का पात्र, लापरवाही से मौत का कारण बनने वाला संदिग्ध, अचानक एक शैतानी बुद्धि वाले, ठंडे खून वाले हत्यारे के संदिग्ध के रूप में उभर आया। मामला एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर लौट आया था, लेकिन इस बार लक्ष्य पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। इंस्पेक्टर सिंह जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वो पूछताछ कक्ष की ओर तेजी से मुड़े। रामप्रसाद शर्मा के साथ असली मनोवैज्ञानिक युद्ध अब शुरू होने वाला था। सीतापुर जिला पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष का दरवाजा एक बार फिर खुला और फिर धड़ाम से बंद हो गया। इसकी सूखी आवाज 4 ग्रे दीवारों से टकराई। शाम हो चुकी थी। दालान के बाहर की रोशनी अब छोटी खिड़की से अंदर आने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिससे कमरा और भी दमघोंटू हो गया था। रामप्रसाद शर्मा चौंक कर सिर उठाया। वो इस भयानक खामोशी में कई घंटों से अकेला बैठा था, और ये समय उसकी शुरुआती शर्म को एक अदृश्य चिंता और डर में बदलने के लिए काफी था, जो धीरे धीरे उसके दिमाग को निचोड़ रहा था।
इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अंदर आए। उनके पीछे सुबह लिखने वाला अन्वेषक था। इस बार इंस्पेक्टर सिंह तुरंत नहीं बैठे, वो वहीं खड़े रहे। उनका लंबा कद एक विशाल पर्वत की तरह लग रहा था, जो कुर्सी पर सिकड़े हुए संदिग्ध पर एक गहरी काली छाया डाल रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जैकेट की जेब से 2 पतली फाइलें निकाली और उन्हें राम प्रसाद के ठीक सामने मेज पर रख दिया। शांत कमरे में कागजों की सरसराहट अजीब तरह से कानों को चुभ रही थी। राम प्रसाद, इंस्पेक्टर सिंह ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज में अब पूछताछ की सख्ती नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की एक ठंडी दृढ़ता थी जिसने सच्चाई का पता लगा लिया था। हमारे पास वैज्ञानिक जांच के परिणाम हैं, दोनों निष्कर्ष यहां हैं। राम प्रसाद ने सूखी थूक निगली। उसने 2 फाइलों पर नजर डाली। उन्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। पहली, इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। उनका हाथ फाइल पर नहीं था, जैसे कि उन्हें हर शब्द याद हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट। पीड़ित ललिता देवी की मृत्यु एनाफिलेक्टिक शॉक से हुई, एक तीव्र गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया जिससे श्वसन विफलता और हृदय गति रुक गई। सरल शब्दों में कहें तो उसका दम घुटने से मौत हुई, लेकिन ये उसके अपने शरीर के कारण हुआ। रामप्रसाद हैरान था। एलर्जी? शॉक? क्या शॉक? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या उसे कोई बीमारी थी? इंस्पेक्टर सिंह ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जारी रखा। दूसरी, सबूत की जांच का निष्कर्ष आपके कमरे में बिस्तर की मेज पर मिला कॉन्डम। पहला, अंदर का वीर्य आपका है, 100% मेल खाता है। ये आपके पीड़ित के साथ संबंध बनाने के बयान की पुष्टि करता है। ये सुनते ही राम प्रसाद का चेहरा और झुक गया, उसके कान शर्म से लाल हो गए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इंस्पेक्टर सिंह की आवाज तेज हो गई। वो कॉन्डोम प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बना था, और लेटेक्स श्रीमान वही एजेंट था जिसने ललिता के लिए घातक एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण बना। विज्ञान ने निष्कर्ष निकाला है कि जिस कॉन्डम का आपने इस्तेमाल किया, उसी ने आपकी बहू को मार डाला। राम प्रसाद के पूरे शरीर में जैसे बिजली का झटका लगा। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसकी शुरुआती हैरानी अब वास्तविक भय और आतंक में बदल गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो हकलाया। उससे एलर्जी? ये नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो बहुत उत्तेजित होने लगा, जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। साहब, मैं कसम खाता हूं, मैं सौगंध खाता हूं, मुझे इस एलर्जी के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कैसे हिम्मत करता इसका इस्तेमाल करने की। ये एक दुर्घटना है, एक भयानक दुर्घटना। हे भगवान! वो चिल्लाने लगा, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था, अकाट्य वैज्ञानिक निष्कर्षों का सामना करते हुए। वो समझ गया कि वो अब ठंड लगने के बहाने पर टिक नहीं सकता। अब उसे ये साबित करना था कि वो उस एलर्जी के बारे में नहीं जानता था। इंस्पेक्टर सिंह ने अपना ठंडा चेहरा बनाए रखा। आप कहते हैं कि आप नहीं जानते थे। क्या आप निश्चित हैं? आपके और पीड़ित के बीच संबंध कितने समय से चल रहा था? ये सवाल ऐसा लग रहा था जैसे राम प्रसाद ने पहले से ही तैयार कर रखा हो। उसकी उत्तेजना थोड़ी कम हो गई। उसकी जगह एक दुखी और पश्चातापपूर्ण भाव ने ले ली। वो सिसकने लगा, साहब, मैं जानता हूं कि मैंने एक भयानक पाप किया है। ये अनाचार का पाप मरने के बाद भी नहीं धुलेगा। उसने सिसकियों के बीच कहा, लेकिन मैं भी इंसान हूं, कभी कभी कमजोर पड़ जाता हूं। मेरी पत्नी शांति को मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैं अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रहा था, और बेटा भी दूर पड़ता है। मैं इस बड़े घर में अकेला था, और ललिता भी एक जवान औरत थी, पति से दूर। सूखी लकड़ी के पास आग ज्यादा दिन नहीं टिकती। हम बस लगभग 3 महीने से ही एक दूसरे के साथ थे। 3 महीने? इंस्पेक्टर सिंह ने भौहें चढ़ाई। जी हां, बस लगभग 3 महीने। राम प्रसाद ने जल्दी से सिर हिलाया। क्योंकि ये अभी शुरू ही हुआ था, हम एक दूसरे की बीमारियों के बारे में कैसे जान सकते थे? मैं कसम खाता हूं साहब, ये पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह के अजीब लक्षण दिखाते हुए देखा। मुझे उसकी एलर्जी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था।
कृपया मुझ पर विश्वास करें साहब, मैंने भगवान और अपने बेटे के प्रति पाप किया है, लेकिन मैंने वास्तव में उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसने 2 अकेले लोगों की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की, जो थोड़े समय के लिए पाप में पड़ गए और अज्ञानता के कारण एक दुखद दुर्घटना हो गई। बयान तर्कसंगत, भावनात्मक और एक पारिवारिक त्रासदी के साथ मेल खाता हुआ लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। 3 महीने, ये संख्या बहुत विशिष्ट, बहुत निश्चित थी। ये सुबह के उसके अस्पष्ट और याद नहीं वाले रवैये के बिल्कुल विपरीत थी। ये एक ऐसी संख्या की तरह लग रही थी जिसे पहले से ही कहने के लिए गणना की गई थी, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया झूठ। एक व्यक्ति जो एक लाश को देखकर घबराया हुआ है, वो ठीक ठीक 3 महीने याद नहीं रख सकता। इसके अलावा अगर रिश्ता 3 महीने से चल रहा था, तो घातक एलर्जी की प्रतिक्रिया अब क्यों हुई? क्या यह संभव है कि 3 महीने तक उन्होंने कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया और कल रात पहली बार था? ये अतार्किक था। राम प्रसाद का झूठ हालांकि आंसू और पीड़ा से चतुराई से ढका हुआ था। आपराधिक टीम के कप्तान की पेशेवर आंखों से नहीं बच सका। वो जानता था कि संदिग्ध की रक्षा की दीवार को तोड़ने के लिए वो केवल पूछताछ पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे बाहर से सबूतों की जरूरत थी, वस्तुनिष्ठ तथ्यों की जो उसके झूठ को तोड़ सकें। इंस्पेक्टर सिंह ने अन्वेषक को लिखना बंद करने का इशारा किया। वो खड़ा हुआ। ठीक है राम प्रसाद, तुम अभी आराम कर सकते हो, हम तुम्हारे बयान की पुष्टि करवाएंगे। ये कहकर वो पूछताछ कक्ष से बाहर निकल गया। राम प्रसाद को अकेले छोड़ दिया, जिसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी, ये विश्वास करते हुए कि उसका झूठ काम कर गया है। जैसे ही पूछताछ कक्ष का दरवाजा बंद हुआ, इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत एक एलीट जासूस टीम को बुलाया। राम प्रसाद का दावा है कि उसका और उसकी बहू का रिश्ता केवल 3 महीने पहले शुरू हुआ था और वो एलर्जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। इंस्पेक्टर सिंह ने संक्षेप में कहा। उनकी आवाज सख्त हो गई। मुझे इस बयान पर विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग तुरंत रामगढ़ गांव वापस जाएं। मिशन 2 मुद्दों को स्पष्ट करना है। उन्होंने एक उंगली उठाई। पहला, ये अवैध संबंध वास्तव में कब शुरू हुआ? पड़ोसियों, दोस्तों, किसी से भी पूछो जो जानता हो। एक छोटे से गांव में अफवाहें कभी निराधार नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि उसने जो 3 महीने का समय बताया है वो सच है या झूठ। उन्होंने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा, रामप्रसाद की पत्नी शांति की मौत के बारे में स्पष्ट करो। उसने कहा कि उसे मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। वो कैसे मरी? क्या कुछ असामान्य था? मुझे लगता है कि उसके समय के बारे में झूठ केवल इस मामले को छिपाने के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े रहस्य को छिपाने के लिए भी है। जासूस टीम ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत निकल गईं। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी, बल्कि सादे कपड़े पहने। पीड़ित के परिवार की परिस्थितियों के बारे में जानने वाले लोगों की भूमिका निभाई ताकि जांच में सहायता मिल सके। रामगढ़ गांव एक दिन के सदमे के बाद अब एक भारी, जिज्ञासु माहौल में डूबा हुआ था। लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर उस चौंकाने वाली घटना के बारे में फुसफुसा रहे थे। जासूसों ने जल्दी ही महसूस किया कि जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। रामप्रसाद के परिवार की कहानी एक बहुत गर्म विषय था। हालांकि शुरुआत में ज्यादातर लोग झिझक रहे थे। वे केवल सामान्य बातें कह रहे थे, मामले में गहराई से शामिल नहीं होना चाहते थे। जासूसों को पता था कि उन्हें एक महत्वपूर्ण गवाह की जरूरत है, कोई जो रामप्रसाद के परिवार के काफी करीब हो ताकि सच्चाई जान सके, लेकिन इतना परेशान भी हो कि वो बोल सके। गांव के दवाई में एक चाय की दुकान पर कुछ देर घूमने के बाद उन्हें मुरारी लाल के घर का पता बताया गया, जो रामप्रसाद के ठीक बगल में रहता था। मुरारी लाल रामप्रसाद की उम्र का था। उसका बचपन का दोस्त और सबसे करीबी शराब पीने वाला साथी था। जब जासूस पहुंचे तो मुरारी लाल बरामदे में हुक्का पी रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। शुरुआत में जब पूछा गया तो मुरारी लाल काफी सतर्क था, बस ये कहते हुए आ भरी कि रामप्रसाद एक दयनीय व्यक्ति है, पत्नी जल्दी मर गई, बेटा दूर है। हम जानते हैं कि आप रामप्रसाद के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक जासूस ने कहा। उसकी आवाज सहानुभूतिपूर्ण लेकिन बहुत गंभीर थी,
लेकिन ये अब कोई निजी मामला नहीं है, ये एक हत्या का मामला है। एक युवती की मौत हो गई है। हमें सच्चाई को स्पष्ट करने में आपकी मदद चाहिए। रामप्रसाद का बयान है कि उनका रिश्ता केवल 3 महीने पहले शुरू हुआ था। क्या ये सच है श्रीमान? 3 महीने की संख्या सुनते ही मुरारी लाल ने अचानक अपना सिर उठाया। उसने हुक्के का धुआं जोर से आंगन में फेंका। 3 महीने? मुरारी लाल कड़वाहट से हंसा। उसने तुमसे ये कहा? वो बिना शर्म के झूठ बोलता है। इस पूरे रामगढ़ गांव में कौन नहीं जानता उनके बारे में। बस लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कोई भी घर की बात बाहर नहीं लाना चाहता। जासूसों ने एक दूसरे को देखा, निर्णायक सुराग मिल गया था। तो सच्चाई क्या है? श्रीमान, मुरारी लाल ने हुक्के का एक और कश लिया। चिलम की आवाज तेज हुई। उसने एक घना धुआं छोड़ा और फिर जैसे बहुत दिनों से दबा हुआ हो बताने लगा। 3 महीने क्या, उनके बीच का चक्कर तो 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। मुरारी लाल के शब्द रामप्रसाद के झूठे बयान पर ठंडे पानी की तरह पड़े। और सही कहूं तो ये तब से शुरू हुआ था जब रामप्रसाद की पत्नी शांति अभी मरी भी नहीं थी। जासूस स्तब्ध रह गए। ये जानकारी मामले से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। शांति भी बहुत बेचारी थी साहब, मुरारी लाल ने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। आंखें दूर तक देख रही थीं। वो घर के पीछे के तालाब में डूबकर मर गई। और उस मौत में भी बहुत कुछ संदिग्ध था। लोगों ने बहुत अफवाहें उड़ाईं। कैसा संदिग्ध? श्रीमान, शांति एक नेक मेहनती औरत थी, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो बहुत बीमार और कमजोर हो गई थी। उसे गठिया था। उसे चलने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। और फिर भी वो घर के पीछे के तालाब में डूब गईं। और उस तालाब का पानी केवल एक वयस्क की छाती तक गहरा था। और वो एक साफ, बिना बारिश और हवा वाली रात में मरी। लोगों का कहना है कि उस रात उन्होंने शांति को रामप्रसाद के कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाते सुना था। शायद वो शौचालय जाने के लिए मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सुबह उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मुरारी लाल जासूसों के करीब आया। फुसफुसाया, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। और अजीब बात यह है कि जब शव निकाला गया तो लोगों ने देखा कि उसने चप्पल नहीं पहनी थी और उसके पैर अभी भी बीमारी के कारण सूजे हुए थे। इतने दर्द वाले पैरों वाला कोई व्यक्ति रात में फिसलन भरे तालाब के किनारे खुद छड़ी के सहारे कैसे जा सकता है? इसीलिए गांव के लोगों में कानाफूसी हुई। शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया है। और नुकसान क्यों पहुंचाया? एक दूसरे के साथ आजाद रहने के लिए, और क्या? मुरारी लाल का बयान एक बम की तरह फटा। इसने न केवल 3 महीने की समय सीमा के झूठ को तोड़ दिया, बल्कि एक और भयानक हत्या के संदेह का भी खुलासा किया, जो 1 साल से अधिक समय से छिपा हुआ था। शांति की मौत, जिसे एक दुर्घटना माना जाता था, अब अपराध के रंग में रंगी हुई थी। जासूस टीम ने तुरंत इस चौंकाने वाली जानकारी की पूरी रिपोर्ट इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को फोन पर दी। जिला पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर सिंह ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उनके जबड़े भिंच गए। रामप्रसाद ने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, उसने एक व्यवस्थित झूठ बोला था। एक झूठ जो एक और बड़े अपराध को छिपाने के लिए था। अगर वो अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका के साथ आजाद रहने के लिए बेरहमी से मार सकता था, तो ये पूरी तरह से संभव था कि वो विवाद होने पर अपनी प्रेमिका को भी मार डाले। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ से परिष्कृत हत्या की परिकल्पना अब और भी प्रशंसनीय लग रही थी। मामला एक नए, गहरे और अधिक जटिल मोड़ पर आ गया था। इंस्पेक्टर सिंह खड़े हुए। अब असली शैतान का सामना करने का समय आ गया था। रामप्रसाद शर्मा का नाटक अब खत्म होना था। इस बार जब इंस्पेक्टर सिंह पूछताछ कक्ष में लौटे तो माहौल पूरी तरह से अलग था। अब कोई खोजपूर्ण पूछताछ नहीं थी, बल्कि एक ठोस, भारी दबाव था जो उनके प्रवेश के क्षण से ही छा गया था। रामप्रसाद, जो कुर्सी पर बेजान बैठा था, ने उस बदलाव को महसूस किया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में स्पष्ट भय था। इंस्पेक्टर सिंह नहीं बैठे। वो सीधे संदिग्ध के सामने गए, झुक गए,
दोनों हाथ मेज पर टिका दिए, उनकी तेज ठंडी आंखें रामप्रसाद की बचती हुई आंखों में सीधे देख रही थीं। रामप्रसाद, क्या तुम अभी भी जोर देकर कहते हो कि तुम्हारा और तुम्हारी बहू का रिश्ता केवल 3 महीने पहले शुरू हुआ था? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रामप्रसाद चौंक गया। मैंने सच कहा था, बस उतना ही। झूठ। इंस्पेक्टर सिंह दहाड़े। उनकी चीख से रामप्रसाद उछल पड़ा। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी मुरारी लाल ने हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताई है। 3 महीने या 1 साल से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा, जब तुम्हारी पत्नी शांति अभी भी जीवित थी। रामप्रसाद का चेहरा पीला पड़ गया। खून की एक बूंद भी नहीं बची। वो जानता था कि वो पकड़ा गया है। मुरारी लाल, जिस दोस्त पर वो भरोसा करता था, का बयान उसके झूठ की दीवार को भेदने वाला घातक छुरा बन गया था। मैं वो हकलाया, बोल नहीं पा रहा था। तुमने समय के बारे में झूठ बोला क्योंकि तुम एक और सच्चाई छिपाना चाहते थे, है ना? इंस्पेक्टर सिंह ने दबाव डालना जारी रखा। संदिग्ध को सांस लेने या सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं दिया। तुम चाहते थे कि हम विश्वास करें कि ये रिश्ता तुम्हारी पत्नी की मृत्यु के बाद एक कमजोर क्षण था, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपनी बहू के साथ संबंध बनाए जब वो बीमार और कमजोर थी। क्या ये सही नहीं है? नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। रामप्रसाद ने हताशा में इनकार करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है तो फिर मुझे अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताओ। इंस्पेक्टर सिंह ने निर्णायक वार किया। शांति कैसे मरी? उसे गंभीर गठिया था। उसे चलने के लिए छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी वो रात में अकेले घर के पीछे तालाब तक कैसे जा सकती थी और केवल छाती तक गहरे तालाब में गिरकर डूब सकती थी? क्या उस रात उसने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया था? एक ऐसे पति का दरवाजा जो अपनी बहू के साथ व्यस्त था और इसलिए जवाब देने की जहमत नहीं उठाई? हाँ? ये वाक्य रामप्रसाद के मनोविज्ञान पर एक भारी हथौड़े की तरह पड़ा। वो स्तब्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में पुलिस अधिकारी उस रहस्य की तह तक पहुंच गए थे जिसे वो 1 साल से अधिक समय से छिपाने की कोशिश कर रहा था। वो न केवल अनाचार के अपराध का सामना कर रहा था, न केवल ललिता की मौत का, बल्कि अपनी पत्नी की हत्या के संदेह का भी। एक ऐसा अपराध जो उसे सीधे फांसी के तख्ते तक ले जा सकता था। अत्यधिक भय ने उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। वो समझ गया कि वो एक ही समय में 2 हत्याओं का भार नहीं उठा सकता। उसे चुनना था। उसे पहले ललिता की मौत से बचना था और उससे बचने के लिए वो अब झूठ नहीं बोल सकता था। उसे एक सच्चाई बतानी थी, एक और भी चौंकाने वाली सच्चाई, ताकि इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित कर सके। रुको रुको, वो अचानक चिल्लाया, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसका शरीर तूफान में एक पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, उसकी मौत एक दुर्घटना थी। एक दुर्घटना? मैं कसम खाता हूं मैंने उसे दरवाजा खटखटाते नहीं सुना। हे भगवान! तो ललिता का क्या? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। वो भी एक दुर्घटना थी? एक दुर्घटना जिसमें तुमने जानबूझकर लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल करके उसे मार डाला? नहीं, रामप्रसाद चिल्लाया। उसकी आवाज फट गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उसे जानबूझकर कैसे मार सकता था? क्योंकि वो अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। अत्यधिक घबराहट में उसने एक चौंकाने वाला रहस्य उगल दिया, एक ऐसा विवरण जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। क्योंकि मैं जानता था, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसे लेटेक्स से एलर्जी है। पूछताछ कक्ष में एक घातक खामोशी छा गई। लिखने वाला अन्वेषक भी अपना सिर उठाकर संदिग्ध को घूरने लगा। इंस्पेक्टर सिंह भी रुक गए। उन्हें इस कबूलनामे की उम्मीद नहीं थी। ये कबूलनामा एक हत्यारे के कहने के बिल्कुल विपरीत था। रामप्रसाद। मुंह से बात निकल जाने के बाद जैसे उसे एकमात्र जीवन रक्षक मिल गया हो, उसने उसे कसकर पकड़ लिया। पागलों की तरह बोलने लगा, खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग नहीं समझेंगे, आप समझ नहीं सकते। मैं सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसे उस चीज से एलर्जी है।
उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन स्पष्ट थी। ये सच है कि हमारा रिश्ता 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा था। मैंने झूठ बोला, लेकिन क्योंकि ये लंबा चला इसीलिए मुझे पता चला। उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि पहले कुछ संबंधों के बाद जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, उसने गांव के स्वास्थ्य केंद्र से एक सामान्य कंडोम खरीदा था। उसका इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ललिता ने बहुत डरावने लक्षण दिखाए। उसके पूरे शरीर पर लाल दाने हो गए, भयंकर खुजली हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सांस लेने में कठिनाई हुई। वो एक मरने वाले व्यक्ति की तरह गरगरा रही थी। वे दोनों बहुत डर गए थे। कई दिनों के बाद ललिता ठीक हुई। ललिता ने ही उसे बताया था। उसने कहा कि उसे लेटेक्स से जन्मजात एलर्जी है, एक अजीब बीमारी जिसके बारे में वो लंबे समय से जानती थी। बस थोड़ा सा संपर्क भी उसके लिए खतरनाक हो सकता था। उस दिन से, रामप्रसाद ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की ईमानदारी और दर्द था। मैं बहुत सावधान हो गया। मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ फिर कुछ हो। मुझे 15 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाकर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा। मुझे एक विशेष प्रकार का कॉन्डोम खोजना पड़ा, वो प्रकार जिसे फार्मासिस्ट में कहा था कि वो पॉलीयूरेथेन से बना है, वो प्रकार जिसमें लेटेक्स नहीं होता। वो सामान्य से 3 या 4 गुना महंगा था, लेकिन वो सुरक्षित था। उसने सीधे इंस्पेक्टर सिंह की आंखों में देखा, अपनी बातों में सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पिछले 1 साल से हम केवल उसी प्रकार का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दूं। मैं इतना मूर्ख तो बिल्कुल नहीं हूं कि उसी चीज का इस्तेमाल करूं जिसके बारे में मैं जानता हूं कि वो उसे मार सकती है। वो सुरक्षित कंडोम का डिब्बा मैं हमेशा अपने बिस्तर के पास वाले दराज में रखता था। वो एक पल के लिए रुका, एक गहरी सांस ली। घबराहट की जगह एक हैरानी ने ले ली, जैसे वो अभी एक सपने से जागा हो। कल रात अंधेरे कमरे में मैंने बस आदत से दराज खोला, हमेशा की तरह एक निकाला। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उसने कहा। उसकी आवाज फिर से कांपने लगी। लेकिन अब जब मैंने साहब से सुना कि वो लेटेक्स एलर्जी से मरी है, तो मुझे समझ में आया कि किसी ने हमें फंसाया है। निश्चित रूप से कोई जानता था हमारे बारे में, जानता था कि उसे एलर्जी है। इसलिए उसने जानबूझकर मेरे कमरे में घुसकर कंडोम का डिब्बा बदल दिया। वो उसे मारना चाहता था और मुझ पर हत्या का आरोप लगाना चाहता था। साहब, मुझे फंसाया गया है। मैं सच में फंसाया गया हूं। रामप्रसाद का बयान जांच टीम के बीच एक बम की तरह फटा। इसने एक पूरी तरह से नई परिकल्पना पेश की। एक ऐसा परिदृश्य जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसने एक दुखद दुर्घटना या एक साधारण हत्या को एक सावधानी पूर्वक और कपटपूर्ण ढंग से रची गई हत्या की साजिश में बदल दिया। रामप्रसाद नंबर 1 हत्या के संदिग्ध की स्थिति से अब खुद एक पीड़ित हो सकता था। एक बड़े नाटक में एक उपकरण। इंस्पेक्टर सिंह चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने रामप्रसाद की आंखों में गहराई से देखा, झूठ का कोई संकेत खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल डर और एक सच्ची हैरानी दिखाई दी। ये बयान इतना विस्तृत, इतना तार्किक और इतना जोखिम भरा था कि इसे एक पल में गढ़ा गया झूठ नहीं माना जा सकता था। मामले ने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया था। अगर रामप्रसाद सच कह रहा था तो अपराधी एक अत्यंत बुद्धिमान और क्रूर व्यक्ति होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें 3 तत्व हों। 1, वो व्यक्ति रामप्रसाद और ललिता के बीच के अनाचारपूर्ण संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। 2, वो एक अत्यंत निजी और घातक चिकित्सा जानकारी जानता हो कि ललिता को लेटेक्स से गंभीर एलर्जी है। 3, उसके पास रामप्रसाद के निजी बेडरूम तक पहुंचने का अवसर और क्षमता हो ताकि वो सबूतों की अदला बदली कर सके। जब इन 3 तत्वों को सामने रखा गया तो संदिग्धों का दायरा आश्चर्यजनक रूप से संकुचित हो गया। इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत जासूस टीम को आदेश दिया। उनका काम अब रामप्रसाद के बयान की पुष्टि करना था। उन्हें जिला मुख्यालय जाकर उस फार्मेसी और फार्मासिस्ट को खोजना था जिसका रामप्रसाद ने उल्लेख किया था।
अगर वो फार्मासिस्ट कहानी की पुष्टि करता है तो जांच टीम को एक पूरी तरह से नए शैतान का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से तार खींच रहा था और राम प्रसाद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। राम प्रसाद शर्मा के अप्रत्याशित और नाटकीय बयान ने पूरी जांच टीम को मामले को एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया। घबराहट, पॉलीयूरेथेन कंडोम के बारे में विस्तृत जानकारी और 3 महीने की समय सीमा के झूठ के पीछे का तर्क जो उसकी पत्नी की मौत से संबंध से बचने के लिए था, ने उसके फंसाए जाने की परिकल्पना को भयावह रूप से विश्वसनीय बना दिया। हालांकि उस विश्वसनीयता को अभी भी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ साक्ष्य द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत एक और जासूस टीम, जिसमें 2 सबसे अनुभवी अधिकारी शामिल थे, को रात में ही जिला मुख्यालय भेजा। उनका मिशन बहुत स्पष्ट था, रामप्रसाद के बयान की पुष्टि करना। उन्हें कस्बे के सभी बड़े मेडिकल स्टोरों की छानबीन करनी थी। उस फार्मासिस्ट को खोजना था जिसने उस विशेष प्रकार का कंडोम बेचा था। खोज बहुत मुश्किल नहीं थी। उस समय सीतापुर जिला मुख्यालय में केवल 3 ही बड़े मेडिकल स्टोर थे जो लेटेक्स मुक्त कंडोम जैसी महंगी और विशेष वस्तुओं का आयात कर सकते थे। दूसरे मेडिकल स्टोर पर, जो एक बड़ा निजी मेडिकल स्टोर था और मुख्य राजमार्ग पर स्थित था, जासूसों को वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब रामप्रसाद शर्मा की तस्वीर दिखाई गई तो काउंटर पर खड़ी महिला फार्मासिस्ट, जो लगभग 40 वर्ष की थी और चश्मा पहने हुए थी, ने तुरंत पहचान लिया। अरे, ये अंकल, उसने निश्चितता से कहा। ये अंकल तो मेरी दुकान के नियमित ग्राहक हैं। मुझे वे अच्छी तरह याद है। आपको वे इतनी अच्छी तरह क्यों याद है? एक जासूस ने अपनी उत्सुकता छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। फार्मासिस्ट ने एक पेशेवर मुस्कान के साथ कहा, याद क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वे एक बहुत ही खास ग्राहक हैं। इस पूरे जिले में शायद वे अकेले ही हैं जो उस तरह का सामान खरीदते हैं। वे कभी कोई और दवा नहीं खरीदते। हर बार जब वे यहां आते हैं तो वे केवल एक ही प्रकार का कॉन्डोम खरीदते हैं। कौन सा प्रकार मैडम? वही जो पॉलीयूरेथेन से बना होता है, जिसमें लेटेक्स नहीं होता, जिससे एलर्जी नहीं होती। फार्मासिस्ट ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। वह आयातित सामान है, बहुत महंगा है, इसलिए हम ज्यादा नहीं मंगाते, बस कुछ डिब्बे रखते हैं अगर कोई पूछे, और लगभग हर महीने वे 1 या 2 बार आते हैं। हर बार 2-3 डिब्बे एक साथ खरीदते हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं ठीक वही प्रकार दूं, कोई और गलती से ना दे दूं। इतने सावधान ग्राहक को मैं कैसे भूल सकती हूं? दुकानदार का बयान रामप्रसाद के लिए हत्या के आरोप में एक अटूट सबूत बन गया। इसने साबित कर दिया कि वह न केवल अपनी बहू की एलर्जी के बारे में जानता था, बल्कि वो बहुत सावधानी से एक सुरक्षित उत्पाद की तलाश करता था और लंबे समय से इसका उपयोग करता था। उसकी ओर से गलती से या जानबूझकर गलत प्रकार के कॉन्डोम का उपयोग करके ललिता को मारने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। एक तीसरे पक्ष द्वारा हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए सबूतों की अदला बदली करने की परिकल्पना अब और भी प्रशंसनीय हो गई थी। रामप्रसाद नंबर 1 हत्या के संदिग्ध की स्थिति से अब वास्तव में एक पीड़ित बन गया था। एक क्रूर षड्यंत्रकारी के हाथों में एक हत्या का औजार। खबर रात में ही वापस भेज दी गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सुबह 2 बजे जांच टीम की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक कक्ष में माहौल घना और तनावपूर्ण था। मामला आधिकारिक तौर पर एक नए, गहरे और अधिक जटिल चरण में प्रवेश कर चुका था। हम रामप्रसाद पर ध्यान केंद्रित करके गलती कर रहे थे, इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। उनकी आवाज गहरी और स्पष्ट थी। वो दोषी है, अनाचार का दोषी, और शायद अपनी पत्नी की मौत से संबंधित अपराध का भी। हम उन आरोपों की जांच जारी रखेंगे, लेकिन ललिता की मौत के मामले में वो सिर्फ एक मोहरा था। अब हमें असली मास्टरमाइंड को खोजना होगा जिसने इस पूरे नाटक की पटकथा लिखी है। वो सफेद बोर्ड के पास गया जहां मामले की तस्वीर अभी भी अधूरी थी। उसने रामप्रसाद की ओर इशारा करने वाले तीरों को मिटा दिया और 3 बिंदु लिखे। अपराधी की पहचान के लिए 3 सुनहरे मानदंड। 1,
ये व्यक्ति रामप्रसाद और ललिता के बीच के अनाचारपूर्ण संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। रामगढ़ गांव में अफवाहें थीं, मुरारी लाल ने पुष्टि की थी। ये तत्व हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं था। 2. ये व्यक्ति एक अत्यंत निजी और घातक चिकित्सा जानकारी जानता हो कि ललिता को लेटेक्स से गंभीर एलर्जी है। ये मुख्य बिंदु है। ये जानकारी हर कोई नहीं जान सकता। पड़ोसी लड़के लड़की के मामलों के बारे में अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन वे इस तरह के चिकित्सा रहस्य को नहीं जान सकते। 3. इस व्यक्ति के पास रामप्रसाद के निजी बेडरूम तक पहुंचने का अवसर और क्षमता हो ताकि वो अदला बदली कर सके। वो इतना परिचित होना चाहिए कि घर में बिना किसी संदेह के आ जा सके। उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि रामप्रसाद सुरक्षित कॉन्डोम कहाँ रखता है और उसे घातक लेटेक्स वाले कॉन्डोम से बदल दे। जब इन 3 तत्वों को सामने रखा गया और विश्लेषण किया गया तो संदिग्धों का दायरा आश्चर्यजनक रूप से संकुचित हो गया। पड़ोसी हालांकि पहली बात जानते थे, निश्चित रूप से दूसरी बात नहीं जान सकते थे और तीसरी बात को अंजाम देने का अवसर मिलना भी मुश्किल था। एक अजनबी का घुसना तो और भी असंभव था। केवल एक व्यक्ति, इस मामले में केवल एक ही व्यक्ति था जो इन तीनों तत्वों को पूरी तरह से पूरा करता था। एक व्यक्ति जो अब तक एक दुखी, दूसरे पीड़ित की भूमिका में संदेह से बाहर था, जो घटना स्थल से बहुत दूर था। सुरेश शर्मा, एक युवा अन्वेषक ने उस नाम को कहा। उसकी आवाज में संदेह था, लेकिन तर्क भी था। पूरा बैठक कक्ष चुप हो गया। सभी की आंखें इंस्पेक्टर सिंह की ओर थीं। उनके विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रही थीं। इंस्पेक्टर सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, ये केवल सुरेश शर्मा ही हो सकता है। चलो विश्लेषण करते हैं। वो टहलने लगा। मकसद के बारे में, उसका सबसे बड़ा मकसद था अपने ही पिता और पत्नी द्वारा एक ही समय में धोखा दिया जाना। ये एक ऐसा अपमान, एक ऐसा आघात है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। घृणा पूरी तरह से एक सज्जन युवक को एक ठंडे खून वाले हत्यारे में बदल सकती है। ज्ञान के बारे में पति के रूप में वो निश्चित रूप से सबसे अच्छी तरह जानता था। शायद अपनी पत्नी की घातक एलर्जी का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति भी था। ये एक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी थी जिसे वे अपनी शादीशुदा जिंदगी के दौरान जाने बिना नहीं रह सकते थे। दूसरा तत्व वो अच्छी तरह जानता था, अवसर के बारे में। वो इकलौता बेटा था। हालांकि वो दिल्ली में रहता और काम करता था, लेकिन बेटे के रूप में वो किसी भी समय बिना किसी संदेह के घर आ सकता था। उसके पास घर की चाबी थी। वो घर के हर कोने से परिचित था, जिसमें उसके पिता का निजी कमरा भी शामिल था। वो पूरी तरह से एक यात्रा का लाभ उठा सकता था, चुपके से अदला बदली कर सकता था और फिर दिल्ली लौट सकता था, जिससे उसे एक अटूट सबूत मिल जाता। तीसरा तत्व भी पूरी तरह से संतुष्ट था। अब सभी संदेह के तीर सीधे पति बेटे सुरेश शर्मा की ओर इशारा कर रहे थे। एक पागलपन भरा लेकिन बेहद तार्किक और सुसंगत परिदृश्य जांच टीम के सामने उभर आया था। एक उत्तम बदला, इंस्पेक्टर सिंह ने कहा। उनकी आवाज गहरी हो गई, जिसमें अपराधी की शैतानी बुद्धि के प्रति एक कमकपी छिपी थी। एक बेटे ने अत्यधिक धोखे का बदला लेने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जो इससे अधिक परिष्कृत नहीं हो सकता था। उसने अपने ही पिता को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी की एलर्जी को जहर के रूप में इस्तेमाल किया। उसने एक अनाचारपूर्ण कृत्य को एक हत्या के मामले में बदल दिया। उसने पिता को पत्नी का हत्यारा बना दिया, साथ ही पिता को नंबर 1 हत्या का संदिग्ध बना दिया। एक तीर से 2 निशाने। पहला धोखेबाज मर गया, दूसरा धोखेबाज बर्बाद हो गया। उसे जेल में सड़ना पड़ा। एक बदला लेने की योजना जो अत्यंत कपटी और क्रूर थी। पूरा बैठक कक्ष खामोशी में डूब गया। अगर ये परिकल्पना सच थी तो वे एक ऐसे अपराधी का सामना कर रहे थे जिसका दिल पत्थर से भी ज्यादा ठंडा था। अब समस्या ये है, इंस्पेक्टर सिंह ने सभी के विचारों को तोड़ते हुए कहा, सुरेश शर्मा दिल्ली में है। उसके पास निश्चित रूप से ललिता की मृत्यु के समय का सबूत है। हम उसे केवल तर्क के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी तार्किक क्यों न हो। हमें सबूत चाहिए, उन्होंने जोर दिया।
सबूत जो दिखाता है कि उसने लेटेक्स वाले कॉन्डोम खरीदे थे, सबूत जो दिखाता है कि वो हाल ही में चुपके से गांव आया था। हमें उस सबूत को तोड़ना होगा जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया है। रात में ही नए आदेश जारी किए गए। रामप्रसाद शर्मा से हत्या के आरोप में पूछताछ अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। अनाचार के अपराध और शांति की मौत से संबंधित संदेहों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात बिल्कुल गुप्त रखी जानी थी। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके बेटे पर शक कर रहे हैं। तुरंत एक कार्यबल को रात में ही दिल्ली भेजा गया। इंस्पेक्टर सिंह ने अपने डिप्टी को नियुक्त किया। किसी भी कीमत पर पिछले 1-2 महीने में सुरेश शर्मा की गतिविधियों की पूरी जानकारी हासिल करनी थी। सभी गतिविधियों, संबंधों की छानबीन करो। पता लगाओ कि क्या उसने कोई असामान्य व्यवहार दिखाया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पता लगाओ कि क्या वो परिवार को बताए बिना गांव आया था। मामले ने एक मोड़ ले लिया था। हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। जैसे ही एक नए दिन की पहली कमजोर किरणें राजधानी दिल्ली पर पड़ने लगीं, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष कार्यबल, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी कप्तान nguyen Hu Bin कर रहे थे, वहां मौजूद थी। उनका काम बहुत भारी और जटिल था। एक परिष्कृत हत्या के मामले के नंबर 1 संदिग्ध की जांच करना, जबकि इस संदिग्ध के पास लगभग अचूक सबूत था और वो पिछले संदिग्ध का इकलौता बेटा था। वे कोई भी चूक नहीं कर सकते थे। एक भी असावधानीपूर्ण कार्रवाई संदिग्ध को सचेत कर सकती थी, जिससे जांच टीम की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। पहला स्थान जहां वे पहुंचे वो एक जर्जर किराए का मकान था, जो कोनडंगडा के एक छोटे से गली में स्थित था, जहां सुरेश शर्मा एक प्रतिष्ठित तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। कार्यबल ने सुरेश से सीधे संपर्क करने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बाहर से काम करने का तरीका चुना। उसके आसपास के लोगों से शुरुआत की। उन्हें इस व्यक्ति का एक पूरा चित्र बनाने की जरूरत थी, इससे पहले कि वे उससे सीधे सामना करें। पहली व्यक्ति जिससे वे मिले वो मकान मालकिन थी, एक दयालु और अच्छी महिला। जब सुरेश शर्मा के बारे में पूछा गया तो वो उसकी प्रशंसा करती नहीं थकी। वो सुरेश, वो इस पूरे मोहल्ले का सबसे सीधा साधा और अच्छा लड़का है, मकान मालकिन ने कहा। पढ़ने लिखने में होशियार, बहुत कम बोलता है। स्कूल से आते ही या तो पढ़ाई में लग जाता है या फिर कौजई में एक मैकेनिकल वर्कशॉप में पार्ट टाइम काम करता है। बहुत समझदार है। घर का किराया हमेशा समय पर देता है। मुझे कभी याद दिलाना नहीं पड़ा। यहाँ के सभी छात्र उसे बहुत पसंद करते हैं। जब 17 की रात और 18 की सुबह, जिस समय ललिता की मृत्यु हुई, सुरेश की गतिविधियों के बारे में पूछा गया तो मकान मालकिन ने कुछ देर सोचा और फिर निश्चित रूप से सिर हिलाया। उस दिन मुझे याद है, उस रात वो कमरे में था। लगभग 10 बजे रात को मैं बिजली पानी की जांच करने गई तो उसके कमरे में बत्ती जल रही थी। पंखे की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोलकर मुझे नमस्ते भी किया और कहा कि वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह मैं 5:30 बजे आंगन में झाड़ू लगाने के लिए उठी तो देखा कि वो भी जाग गया था। सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। शायद पूरी रात पढ़ाई की होगी। वो पूरे समय घर पर ही था, कहीं नहीं गया, मैं ये पक्का कह सकती हूं। मकान मालकिन के बयान ने सुरेश के सबूत को और मजबूत कर दिया। कार्यबल ने बगल के कमरों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। सभी ने एक जैसा बयान दिया। उन्होंने सभी ने पुष्टि की कि सुरेश उत्तर प्रदेश में हत्या के समय घर पर मौजूद था। खुद सुरेश शर्मा ने जब उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली, जिसे जासूसों ने खबर देने वाले के रूप में सावधानी से अंजाम दिया, तो उसने अत्यधिक दुख का प्रदर्शन किया। वो वहीं गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। वो लगातार अपनी पत्नी का नाम पुकारता रहा और फिर अपने पिता के बारे में चिंता और घबराहट के साथ पूछता रहा। एक पति, एक बेटे के रूप में जिसने सब कुछ खो दिया था। का नाटक सुरेश ने इतनी पूर्णता के साथ किया कि अनुभवी जासूसों को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि अगर जांच टीम के तार्किक विश्लेषण न होते तो वे भी मानते कि ये एक दयनीय पीड़ित है।
सुरेश ने तुरंत स्कूल से छुट्टी ले ली और उसी दिन अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए गांव चला गया। दिल्ली में कार्यबल फिर से एक गतिरोध में फंस गया था। संदिग्ध का सबूत वास्तविक था। कई गवाहों द्वारा पुष्टि की गई थी। क्या इंस्पेक्टर सिम की परिकल्पना गलत हो सकती थी? कप्तान बिन, कार्यबल के प्रमुख, ने स्थिति की रिपोर्ट जांच टीम को फोन पर दी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सिंह रिपोर्ट सुनने के बाद कुछ देर चुप रहे। उनकी भारी सांसें फोन में गूंज रही थीं। वो हत्या की रात दिल्ली में था। इंस्पेक्टर सिंह ने दोहराया। उनकी आवाज विचारमग्न थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक परिष्कृत हत्यारा कभी भी जाल बिछाते समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं होगा। वो सबूत उसकी योजना का ही एक हिस्सा है। तो अब हमें आगे क्या करना है? कप्तान साहब, कप्तान बिन ने पूछा। योजना में कोई बदलाव नहीं है, इंस्पेक्टर सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया। मौत के समय का सबूत व्यर्थ है। हमें जो चाहिए वो ये सबूत है कि उसने उस मौत की तैयारी की थी। वो कॉन्डम बदलने के लिए गांव कब आया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने वे घातक लेटेक्स कंडोम कहां से खरीदे थे। मेरे लिए दूसरे काम पर ध्यान केंद्रित करो। एक सीधा साधा छात्र बड़ी मात्रा में कंडोम खरीदता है। ये एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी निशान के नहीं रह सकता। उसके रहने वाले क्षेत्र के आसपास के हर मेडिकल स्टोर, हर किराने की दुकान की छानबीन करो। नए निर्देश प्राप्त होने पर दिल्ली में कार्यबल ने एक बहुत ही सूक्ष्म और उबाऊ काम शुरू किया। सुरेश शर्मा के किराए के मकान के आसपास एक बड़े दायरे में सभी मेडिकल स्टोरों, सुविधा स्टोरों की छानबीन करना। वे सुरेश की तस्वीर लेकर हर दुकानदार, हर फार्मासिस्ट से धैर्यपूर्वक पूछते रहे। उन्होंने 1 किलोमीटर के दायरे से शुरू किया, फिर 2 किलोमीटर। दर्जनों बड़े छोटे मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। उन्हें हमेशा एक ही जवाब मिला, सिर हिलाना। किसी ने तस्वीर में व्यक्ति को नहीं पहचाना। किसी को याद नहीं था कि कोई छात्र बड़ी मात्रा में कंडोम खरीदने आया हो। दिल्ली की विशालता अपराध के अपराध को छिपाती और ढकती हुई लग रही थी। 2 दिनों की अथक मेहनत के बाद भी कोई परिणाम न मिलने पर कार्यबल निराश होने लगा। वे एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर आराम कर रहे थे। माहौल उदास था। शायद उसने किसी और से खरीदवाया हो। एक युवा जासूस ने सुझाव दिया। नहीं हो सकता, कप्तान बिन ने सिर हिलाया। इतनी व्यक्तिगत और गुप्त बदला लेने की योजना में वो कभी किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। हथियार खरीदना एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसे खुद ही करना होगा। समस्या ये है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अनुभवी कप्तान ने सड़क पर भीड़-भाड़ वाले यातायात को देखा। खुद को अपराधी की जगह पर रखो। अगर तुम होते तो क्या तुम अपने घर के पास हथियार खरीदने की मूर्खता करते, जहां पड़ोसी, दोस्त, मकान मालकिन तुम्हें देख सकती हैं? कभी नहीं। वो बहुत दूर जाएगा, एक पूरी तरह से अपरिचित जगह पर, जहां कोई उसे पहचान न सके। एक ऐसी जगह जहां वो केवल एक बार जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। एक नई जांच की दिशा खुल गई। किराए के मकान के आसपास खोजने के बजाय उन्होंने शहर भर में दायरा बढ़ाने का फैसला किया। मुख्य यातायात मार्गों पर स्थित बड़े मेडिकल स्टोरों पर ध्यान केंद्रित किया, जहां रुकना और तुरंत निकल जाना सुविधाजनक हो। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। 3 और दिन बीत गए और फिर एक देर शाम, जब वे लगभग निराश हो चुके थे, उनके धैर्य का फल मिला। एक काफी बड़े निजी मेडिकल स्टोर पर, जो जायफाम रोड पर स्थित था, सुरेश के किराए के मकान से लगभग 8 किलोमीटर दूर। जब कप्तान बिंग ने सुरेश शर्मा की तस्वीर दिखाई तो एक युवा गर्भवती महिला फार्मासिस्ट ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ी। ये व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है, उसने कहा, अपनी उंगली कांच के काउंटर पर धीरे धीरे थपथपाते हुए। कप्तान बिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोशिश कीजिए याद करने की कि आपने उसे कहां देखा है। क्या उसने यहां से कुछ खरीदा है? फार्मासिस्ट ने एक बार फिर तस्वीर को देखा और फिर अचानक आह की आवाज निकाली, जैसे उसे याद आ गया हो। हाँ, मुझे ये लड़का याद आ गया। वो लगभग 2-3 हफ्ते पहले यहां सामान खरीदने आया था। आपको वो क्यों याद है? कप्तान बिंग ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा।
क्योंकि उसकी बाईं भौं के सिरे पर फार्मासिस्ट ने तस्वीर की ओर इशारा किया, एक छोटा अर्धचंद्राकार निशान है। मेरे पति के भी ठीक वैसा ही निशान है, इसलिए मैंने तुरंत ध्यान दिया। चेहरे से तो सीधा साधा पढ़ा लिखा लगता था, लेकिन उसने एक ऐसी चीज मांगी जो बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसने क्या खरीदा, ये मुख्य सवाल था। उसने कोई दवा नहीं खरीदी। फार्मासिस्ट ने जवाब दिया। उसने कंडोम मांगे, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, एक बार में 3-4 डिब्बे। मुझे तो लगा कि वो पूरे हॉस्टल के लिए खरीद रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे किसी अच्छे खास प्रकार की सलाह चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाकर कहा कि उसे सबसे सामान्य, सबसे सस्ता वाला दे दो। सबसे सामान्य, सबसे सस्ता वाला, कप्तान बिन ने दोहराया, उनकी आवाज जैसे घुट गई हो। हाँ, वही जो स्थानीय रूप से बने होते हैं, प्राकृतिक रबर लेटेक्स से, जो युवा लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन ग्राहक जो खरीदता है, हम वही बेचते हैं। मुझे याद है कि पैसे देते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अब सोचती हूं तो निर्णायक सुराग मिल गया था। एक अकाट्य ठोस सबूत। एक छात्र जिसकी पत्नी गांव में थी, एक ऐसी पत्नी जिसके बारे में कार्यबल जानता था कि उसे लेटेक्स से घातक एलर्जी है, जानबूझकर लगभग 8 किलोमीटर दूर एक अपरिचित मेडिकल स्टोर पर जाता है और बड़ी मात्रा में सस्ते लेटेक्स से बने कंडोम खरीदता है। एक विशिष्ट अचूक निशान के साथ सभी विवरण एक साथ जुड़ गए थे, एक उत्तम जाल बनाते हुए जो अपराधी को कसकर पकड़ रहा था। इस कार्रवाई का कोई भी तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, सिवाय एक के। उसने उन्हें अपने पिता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सुरक्षित कॉन्डोमों को बदलने के उद्देश्य से खरीदा था। इस बीच सीतापुर जिला पुलिस की हिरासत में राम प्रसाद शर्मा अपने जीवन के सबसे पीड़ादायक दिनों से गुजर रहा था। एलर्जी के बारे में सच्चाई बताने के बाद जांचकर्ताओं ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि वो अब हत्या का संदिग्ध नहीं रहा। अनाचार के पाप का पछताप, अपनी पत्नी की रहस्यमयी मौत का भय, और सबसे बढ़कर ये भयानक सवाल, किसने ये किया? कौन उसके और ललिता के रहस्य को जानता था? कौन उनसे इतनी नफरत करता था कि इतना क्रूर कदम उठाना पड़ा? अपने मन में उसने सभी के बारे में सोचा, ईर्ष्यालु पड़ोसियों, ललिता के किसी पुराने प्रेमी के बारे में, लेकिन कभी नहीं। एक सेकंड के लिए भी उसने अपने इकलौते बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। दिल्ली में जैसे ही महिला फार्मासिस्ट का बयान मिला, कप्तान बिन ने तुरंत अपनी जीत की रिपोर्ट इंस्पेक्टर सिंह को फोन पर दी। जाल बिछाया जा चुका था, बस शिकार के आने का इंतजार था। इंस्पेक्टर सिंह ने फोन रखा। उनका चेहरा ठंडा था। उनके पास सुरेश शर्मा के नाटक को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे। सम्मन जारी करने का आदेश दो, उन्होंने बगल के अन्वेषक से कहा। सुरेश शर्मा को तुरंत सीतापुर जिला पुलिस स्टेशन में तलब करो। कारण, पीड़ित ललिता देवी की मौत से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना। दिल्ली से सीतापुर तक की गाड़ी भेज दी गई थी। बेटा, पति और मास्टरमाइंड अब न्याय का सामना करने और उस पिता का सामना करने के रास्ते पर था जिसे उसने हथियार बना दिया था। सीतापुर जिला पुलिस की विशेष यूएजेड गाड़ी एक देर शाम मुख्यालय के गेट में घुसी, जब दिन की आखिरी धूप की किरणें चूने की दीवार पर पीला रंग बिखेर रही थीं। सुरेश शर्मा गाड़ी से उतरा। उसके हाथ अभी भी आजाद थे, लेकिन उसके दोनों तरफ 2 जांच अधिकारी थे। उसका चेहरा थका हुआ और खोखला था। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। उसने एक पति, एक बेटे की भूमिका इतनी अच्छी तरह से निभाई थी, जिसे अपनी पत्नी को खोने के दर्द के साथ साथ अपने पिता के कानूनी पचड़े में फंसने की चिंता थी। उसे यहां अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और परिवार से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के बहाने लाया गया था। उसे जरा भी शक नहीं था कि वो खुद ही एक ऐसे पिंजरे में कदम रख रहा था जो पहले से ही बंद होने के लिए तैयार था। कप्तान यूएन ह्यू बिंग, जो सुरेश को सीधे दिल्ली से लाए थे, उसे एक लंबे और ठंडे गलियारे से ले गए। तुम्हारे पिता उस कमरे में हैं, हम अंतिम बयान ले रहे हैं। तुम वहां थोड़ी देर रुको, हमें कुछ कागजों पर तुम दोनों के हस्ताक्षर चाहिए। सुरेश ने सिर हिलाया। उसका चेहरा स्मरण था।
उसे पूछताछ कक्ष के दरवाजे के सामने ले जाया गया। दरवाजा जानबूझकर थोड़ा खुला छोड़ दिया गया था ताकि बाहर का व्यक्ति अंदर की हर बात साफ साफ सुन और देख सके। कमरे के अंदर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह रामप्रसाद शर्मा के सामने बैठे थे। ये एक ऐसा नाटक था जिसे जांच टीम ने बहुत सावधानी से रचा था। रामप्रसाद कई दिनों की हिरासत के बाद अनाचार के पाप के अत्यधिक पश्चाताप, अपनी पत्नी की रहस्यमयी मौत के भय और सबसे बढ़कर ये जानकर कि एक छिपे हुए दुश्मन ने उसे फंसाया है, कि पीड़ा में जी रहा था। उसका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अपने बेटे की जांच के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके लिए सुरेश अब एकमात्र बचा हुआ पीड़ित था, पूरे परिवार की एकमात्र आशा। उसने एक अंतिम निर्णय लिया था, वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। साहब, रामप्रसाद ने थकी हुई कर्कश आवाज में कहा, मैं अब और कुछ नहीं छिपाना चाहता, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। दरवाजे के बाहर खड़े सुरेश शर्मा रुक गया। उसने अपने पिता की आवाज सुनी। इंस्पेक्टर सिंह ने पटकथा के अनुसार भौहें सिकोड़ी। सब कुछ स्वीकार करते हो? तुम क्या स्वीकार करते हो? हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट है। ललिता की मौत एनाफिलेक्टिक शॉक से हुई। ये एक दुर्घटना थी। नहीं, रामप्रसाद अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज में हताशा थी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये मैंने किया, मैंने जानबूझकर किया। दरवाजे के बाहर खड़े सुरेश शर्मा पर जैसे बिजली गिर गई। उसका पूरा शरीर जम गया। वो ये क्या सुन रहा था? साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी शांत आवाज बनाए रखी। तुमने जानबूझकर कैसे किया? मैंने जानबूझकर कॉन्डम बदला था, रामप्रसाद ने सिसकियों के बीच कहा। वे शब्द जो उसे लगता था कि उसके इकलौते बेटे को किसी भी संबंध, किसी भी परेशानी से बचा लेंगे। ललिता, उसने मुझे शर्मिंदा किया। वो पैसे मांगती थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि उसे सामान्य कॉन्डोम से एलर्जी है। मैंने जानबूझकर उसे मारने के लिए वो खरीदा था। मैंने उसे मारा है साहब, कृपया मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सारा दोष मेरा ही है। वो मेज पर सिर रखकर रोने लगा। उसके कंधे एक बच्चे की तरह कांप रहे थे। वो एक ऐसे जघन्य अपराध का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था जो उसने किया ही नहीं था, केवल एक साधारण विचार के साथ कि वो अपने बेटे की रक्षा कर सके ताकि परिवार की त्रासदी उसकी पीढ़ी पर ही समाप्त हो जाए। दरवाजे के बाहर सुरेश शर्मा अब खड़ा नहीं रह सका। वो लड़खड़ाया और ठंडी दीवार से पीठ टिका ली। उसकी योजना बदला लेने की थी। उसकी योजना ये थी कि इस पापी पिता को बर्बाद कर दिया जाए। उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में अपनी प्रेमिका को मारने के पश्चाताप में गुजारनी पड़े। लेकिन उसने कभी इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वो पिता जिससे वो हड्डियों तक नफरत करता था, जिसे वो अपनी मां की मौत का कारण मानता था, जिसने परिवार की इज्जत को रौंद डाला था, अब उसे बचाने के लिए हत्या का अपराध स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। एक परम बलिदान, एक बिना शर्त प्यार। उसी व्यक्ति से जिसे वो शैतान मानता था। वो ठंडी कठोर दीवार जो सुरेश ने महीनों से बनाने की कोशिश की थी, घृणा, गणना और क्रूरता से बनी वो दीवार उस क्षण पूरी तरह से ढह गई। पिता का बलिदान एक ऐसा प्रहार था जिसका वो सामना नहीं कर सकता था। ये पकड़े जाने, पूछताछ किए जाने से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। मत करो! सुरेश एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ चिल्लाया। दरवाजा धकेल कर कमरे में घुस गया। इंस्पेक्टर सिंह और रामप्रसाद दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। रामप्रसाद अपने इकलौते बेटे को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरेश, तुम यहां कैसे? तुम घर जाओ, पिता की चिंता मत करो। सब कुछ पिता ने किया है। पिताजी, और मत कहिए। सुरेश दौड़कर पूछताछ की मेज के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। आप निर्दोष हैं, आप कुछ नहीं जानते। ये मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। रामप्रसाद जम गया, चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा क्या कह रहा है।
इंस्पेक्टर सिंह खड़े हुए बाहर के जांच अधिकारियों को इशारा किया। नाटक खत्म हो चुका था। सबसे बड़ी मछली खुद ही जाल में आ गई थी। और फिर सिसकियों के बीच अपने पिता की अत्यधिक हैरानी के सामने सुरेश शर्मा ने अपनी परिष्कृत और क्रूर बदला लेने की पूरी योजना कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने सिर्फ अफवाहें नहीं सुनी थीं। उसकी घृणा 1 साल पहले शुरू हुई थी, मां के अंतिम संस्कार के ठीक बाद। मां को खोने का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि उसे अपने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में कानाफूसी बुरी बातें सुननी पड़ी। वे अफवाहें उसके खून बहते दिल में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थीं। दर्द और घृणा की पराकाष्ठा लगभग 6 महीने पहले एक सप्ताहांत की रात को हुई। शक को बर्दाश्त न कर पाने के कारण सुरेश ने किसी को बताए बिना चुपके से गांव की बस पकड़ ली। वो आधी रात को घर पहुंचा, अपनी चाबी से धीरे से दरवाजा खोला और फिर अपने ही घर में अपने पिता के बेडरूम के दरवाजे की दरार से, जिसे वो जानता था कि कभी भी कसकर बंद नहीं होता, उसने अपनी आंखों से देखा। अपने कानों से अपने ही पिता और उस पत्नी की घिनौनी आवाजें और तस्वीरें सुनी जिसे वो बहुत प्यार करता था। उस क्षण मैं जैसे मर गया था, सुरेश ने आंसुओं के बीच कहा। उसकी आवाज दर्द से घुट रही थी। मेरा दिल रुक गया। मैं अंदर घुसकर उन दोनों को उसी समय मार देना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस चुपचाप बाहर आया, दरवाजा बंद किया और उसी रात बस से दिल्ली लौट आया। उस फेटफुल रात के बाद सुरेश शर्मा अब वो सीधा साधा मेहनती छात्र नहीं रहा। वो एक परछाई की तरह जी रहा था। उसके दिल में केवल एक ही चीज बची थी, नफरत। एक नफरत जो समुद्र की तरह गहरी, स्याही की तरह काली थी। वो उनसे नफरत करता था। उसका मानना था कि उनके पापपूर्ण रिश्ते ने ही अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मां की मौत का कारण बना। उसे वो तूफानी रात याद आई जब उसकी मां तालाब में गिर गई थी। अगर उस रात उसके पिता अपनी बहू के साथ अनैतिक काम करने के लिए दरवाजा बंद करने में व्यस्त न होते, तो उसकी बीमार मां को रात में अकेले टटोलना नहीं पड़ता और बिना किसी मदद के उस तालाब में गिरना नहीं पड़ता। उसने बदला लेने का फैसला किया, एक ऐसा बदला जो सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उनके असली चेहरे को उजागर करना, उन्हें बर्बाद करना भी था। और फिर उसे एक महत्वपूर्ण चिकित्सा विवरण याद आया। उसकी पत्नी ललिता देवी को लेटेक्स से गंभीर एलर्जी थी। वो ये जानने वाला पहला व्यक्ति था। उनकी शादी के शुरुआती दिनों में जब एक बार कंडोम का उपयोग करने की कोशिश ने उसे लगभग अस्पताल में भर्ती करा दिया था, एक तकनीकी छात्र के चतुर लेकिन नफरत से भरे दिमाग में एक उत्तम बदला लेने की योजना तैयार हो गई। उसने गणना शुरू की। उसने जानबूझकर अपने किराए के मकान से बहुत दूर जायफांग रोड पर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर बड़ी मात्रा में सस्ते लेटेक्स कॉन्डम खरीदे। मामले से लगभग 3 हफ्ते पहले वो एक बार फिर चुपके से गांव आया। जब उसके पिता खेत में थे तो वो उनके बेडरूम में घुस गया। उसे पता था कि राम प्रसाद अपना सामान कहां रखता है। बिस्तर के पास वाले दराज में उसे महंगे पॉलीयूरेथेन कॉन्डोम का डिब्बा मिला। उसने उन्हें फेंका नहीं। उसने सावधानी से सभी सुरक्षित कॉन्डोम निकाले और उन्हें घातक लेटेक्स कॉन्डोम से भर दिया जो उसने खरीदे थे। फिर उसने डिब्बा वापस उसी जगह पर रख दिया। अदला बदली पूरी करने के बाद वो उसी दिन दिल्ली लौट आया और फिर वो बस इंतजार करने लगा। वो जानता था कि 2 पापियों के दबे हुए जुनून के साथ उनका संबंध जारी रखना केवल समय की बात थी और जाल बिछ जाएगा। उसने सावधानी से अपने लिए सबूत बनाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि मकान मालकिन और दोस्त सभी उसे उस फेटफुल रात को कमरे में देखें। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। धोखेबाज पत्नी मर गई। पापी पिता नंबर 1 हत्या का संदिग्ध बन गया। उसने अपनी मां का बदला ले लिया था। योजना के बारे में स्पष्ट ठंडे कबूलनामे पिता के बलिदान पर सिसकियों के साथ ने पूरे मामले को समाप्त कर दिया। रामप्रसाद सुनने के बाद फर्श पर गिर गया, बेहोश हो गया। वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो न केवल एक अपराधी था बल्कि अपने ही बेटे के हाथों में एक हथियार था। और उस बेटे ने नफरत के कारण तीनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं।
देवीपुर ब्लॉक के रामगढ़ गांव में हुई भयानक पारिवारिक त्रासदी अंततः प्रकाश में आई, न केवल तेज जांच से बल्कि प्रेम, विश्वासघात, घृणा और बलिदान के बीच जटिल विकृत भावनाओं से जो इसमें शामिल लोगों के बीच थीं। न्याय जल्द ही होगा। लेकिन जो घाव इसने इस परिवार में, इस पूरे गांव में छोड़े हैं, वे कभी नहीं भर पाएंगे। आप सब कहां से हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सब के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपकी कहानी सुनने का इंतजार करेंगे।